पपीते की उन्नत खेती। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी किसान भरत में। आज हम बात करने वाले हैं पपीते की उन्नत खेती के बारे में। आज के हमारे टॉपिक कुछ इस तरह से हैं। पहला, पपीता कौन सी वैरायटी का लगाएं। नंबर 2, पपीता की नर्सरी कैसे तैयार करें। नंबर 3, पपीता की नर्सरी कब लगाया जाता है। नंबर 4, पपीता की खेती किस मौसम में की जाती है। नंबर 5, पपीता खेती कहाँ कहाँ पर की जा सकती है। नंबर 6, उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। नंबर 7, पानी की कितनी आवश्यकता होती है और सिंचाई कौन सी विधि से बेस्ट होती है, ड्रिप से या इरिगेशन से। नंबर 8, और सबसे अहम पॉइंट कि पपीता की जो खेती है वो किस अनुपात में करें, यानी जो पौधे की दूरी है वो क्या रखें। नंबर 9, 1 एकड़ में कितने पौधे की आवश्यकता होती है। नंबर 10, खेत की तैयारी कब और कैसे की जाती है। नंबर 11, पपीते की जो खेती होती है उसमें कौन कौन से रोग लगते हैं और उसका उपचार कैसे करें। नंबर 12, जो पपीते की हम खेती करते हैं उसके साथ में सह फसल कौन सी हम ले सकते हैं। इन तमाम बातों की जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे, तो बने रहे अंत तक। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके साथ ही शुरू करते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक, पपीता कौन सी वैरायटी का लगाएं। तो हम आपको बता दें कि हमारे जो भारत देश है इसमें सबसे ज़्यादा रेड लेडी 786 की खेती की जाती है। रेड लेडी 786 एक ऐसा फल है जिसमें बीमारियां भी कम लगती हैं और जो इसका फल है वो काफ़ी चमकदार और बड़ा होता है, और जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए है ये भी सबसे बेस्ट होता है। तो इसीलिए हमारे जो किसान भाई हैं वो सभी इसी वैरायटी का चयन करते हैं। इसके साथ अगर आप दूसरी वैरायटी लगाना चाहते हैं तो उसमें आइसबेरी का लगा सकते हैं। आइसबेरी भी काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है, इसमें भी रोग काफ़ी कम लगते हैं। रोग तो लगेगा लेकिन काफ़ी कम लगेगा। और इसके साथ आप रेड बेबी नाम से एक आता है वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी वैरायटी मानी गई है वो रेड लेडी 786 मानी गई है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे नंबर पॉइंट जिसका नाम है नर्सरी तैयार कैसे करें। तो हम आपको बता दें कि हमने नर्सरी कैसे तैयार करें इसके बारे में एक पहले से वीडियो अपलोड कर रखा है, जिसमें हमने ये बताया है कि आप देसी तरीके से बिल्कुल अपने घर पर कम खर्च में कैसे नर्सरी तैयार कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ताकि आप वहां पर जाकर पूरी जानकारी ले सकें। फिर भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देते हैं कि जो नर्सरी हम घर पर तैयार करते हैं उसका जो प्राइस है वो लगभग हमें 10 रुपये पर पीस के हिसाब से पड़ेगा, और अगर हम वही मार्केट से लाते हैं तो हमें लगभग 45 से 50 रुपये का एक पौधा मिलेगा। इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लगानी है तो घर पर नर्सरी तैयार करें। अगर आपको 50-100 पौधे लगाने हैं तो आप नर्सरी से ले सकते हैं, लेकिन जब हम बड़े पैमाने पर खेती करते हैं तो उसके लिए हमें घर पर नर्सरी तैयार करने से काफ़ी बेनिफिट मिलता है। इसलिए नर्सरी हमेशा घर पर ही तैयार की जानी उचित रहती है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की नर्सरी कब लगाई जाती है। तो हम आपको ये बता दें कि जो नर्सरी लगाने का सही समय है वो आप दिसंबर से जनवरी तक लगाएं नर्सरी को, और जब हमारा पौधा 2 महीने का हो जाए, 1.5 से 2 महीने का पौधा हो जाए, तब उसकी हमें बुवाई कर देनी चाहिए, यानी कि उसको रोपण कर देना चाहिए। और रोपण करने का जो सही समय होता है वो जनवरी से लेकर फरवरी तक होता है। उसके बाद का समय होता है वो अगस्त से सितंबर का होता है। तो अगस्त से सितंबर तक आपको अगर लगाना है पपीता तो उससे 2 महीने पहले आपको नर्सरी लगानी पड़ेगी। लेकिन जो सबसे उचित और सबसे उत्तम समय होता है वो जनवरी से फरवरी तक का होता है। इस समय जब पपीता लगता है तो वो अच्छे से ग्रो करता है और बारिश में भी ज़्यादा दिक्कत की समस्या नहीं होती है, और हमें जो फल मिलते हैं, जो फसल हमारी मिलती है वो 7 से 8 महीने में इसकी फसल होती है। तो बारिश के बाद में हमें इसका प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है, और सर्दी की जो पाला होता है वो भी ज़्यादा इस पर गिरने की समस्या नहीं होती है। इसीलिए जब पपीता हम लगाते हैं तो विशेषकर जनवरी से फरवरी, लास्ट मार्च तक लगाया जाता है।
इसके बाद लगाना उचित नहीं होता है, क्योंकि पीछे जब गर्मियों के दिन हो जाते हैं तो पपीता फिर उसमें अच्छे से सेट नहीं हो पाता, इसलिए पपीता इसी महीने में लगाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा नंबर 4 पॉइंट भी शामिल हो गया कि किस मौसम में लगाएं, तो ये भी हमने बात कर ली है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 5 कि पपीता की खेती जो है वो कहाँ कहाँ पर की जा सकती है। वैसे तो पूरे देश में ही पपीता की खेती समान रूप से की जाती है, लेकिन इसमें कुछ राज्य प्रमुख हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, असम, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इन तमाम राज्यों में पपीता की खेती की जाती है। अब बात करते हैं उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। पपीता हर प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। जिस मिट्टी का पीएच 5 से लेकर 7 पीएच मान का हो, तो उसमें पपीता की खेती आसानी से की जा सकती है। इसी के साथ जो क्लाइमेट है वो 16 डिग्री से 38 डिग्री तक का टेम्परेचर जहाँ का है, वहाँ पर पपीता अच्छे से ग्रो होता है और अच्छे से खेती की जा सकती है। अब हम बात करते हैं अपना अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, पानी की कितनी आवश्यकता होती है और कौन सी विधि से सिंचाई करना सही होता है। पपीता की खेती के लिए पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। पपीता एक ऐसा पौधा है जिसे पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है, इसीलिए पपीते को ज़्यादातर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से लगाया जाता है। ड्रिप लगाने के लिए पपीते को मैड विधि से लगाया जाता है। अगर आपके पास ड्रिप की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप फ्लड इरिगेशन के माध्यम से भी ये खेती कर सकते हैं। पौधा लगाने का तरीका सेम वही रहेगा, मेड बनाकर ही पौधे को लगाया जाता है, लेकिन जो पानी दिया जाता है वो नाली बनाकर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट, जो सबसे अहम पॉइंट है कि पपीता को किस अनुपात में लगाया जाना उचित रहता है। तो हम आपको बता दें कि पपीता को लगाने के लिए कम से कम लाइन से लाइन की दूरी 7 फीट की रखें और पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट की रखें। इस अनुपात में लगाना सबसे बेस्ट रहता है। इसमें पौधे का जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा मिलता है और हमें प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अगला पॉइंट कि 1 एकड़ में कितने पौधे की आवश्यकता होती है। तो हम आपको बता दें कि 1 एकड़ में लगभग 1050 पौधों की आवश्यकता पड़ती है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि खेत की तैयारी कब और कैसे की जाती है। तो हम आपको बता दें कि अगर आपको पौधे जनवरी से फरवरी में लगाने हैं तो उससे 1 महीने पूर्व में खेत की तैयारी कर देनी चाहिए। इसके लिए खेत को अच्छी गहरी जुताई करवानी होती है, फिर उसमें खाद डालना होता है और खाद का जो अनुपात है कुछ इस प्रकार से रहेगा: DAP 50 किलोग्राम, SSP 100 किलोग्राम, MOP 30 किलोग्राम, जिप्सम 25 किलोग्राम और गोबर का खाद 4 ट्रॉली। इन सबको खेत में अच्छी तरह से डालने के बाद गहरी जुताई करवाएं। उसके बाद खेत को कम से कम 5 से 10 दिन पड़ा रहने दें। उसके बाद मेड बनाकर मेड पर ही पपीता लगाया जाए, जिसे बारिश के समय जो बारिश ज़्यादा हो भी जाती है और पानी भरा हो जाता है तो पपीते को कोई नुकसान ना हो, इसीलिए पपीता हमेशा मेड विधि से ही लगाना सही होता है। जो मेड की दूरी है वो लगभग 7 फीट की रहनी चाहिए और मेड की चौड़ाई 2.5 फीट की रहनी चाहिए और मेड की ऊंचाई 1 फीट की रहनी चाहिए। इस तरह से मेड बनाकर ही पपीते के पौधे को लगाना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ कि इसमें क्या क्या रोग लगते हैं और इसका उपचार क्या है। तो हम आपको बता दें कि पपीता में सबसे जो ज़्यादा रोग लगता है वो लीफ कर्ल वायरस है। लीफ कर्ल वायरस का अटैक जब भी होता है तो उसका उपचार जो है जल्द से जल्द करना आवश्यक होता है, नहीं तो हमारी पपीते की फसल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। इसके साथ में इसमें मोजक, सफ़ेद मक्खी और लीफ कर्ल वायरस ये सभी प्रकार की बीमारियां होती हैं। इसके साथ ही इसमें रेड मार्च जो होता है, येलो मार्च, तंबाकू लीफ, हरी लीफ, थ्रिप्स, सुंडी और भी बहुत सारी बीमारियों का सामना में करना पड़ता है। इसके साथ ही इसमें तना सड़न की समस्या सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका भी सही से उपचार करना बहुत ही आवश्यक होता है। कीटों की समस्या के लिए सबसे पहले आपको जो येलो
ट्रैप होती है वो ज़रूर लगानी चाहिए। पपीते में कौन कौन सी खाद डालें और कौन कौन सा स्प्रे करें, इन तमाम बातों की जानकारी के लिए हम एक वीडियो सेपरेटली बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस वजह से हम इसमें ये सारी जानकारी नहीं दे पाएंगे। हम अगले वीडियो में इसका संपूर्ण जानकारी ज़रूर देंगे, जिसमें हम आपको स्प्रे शेड्यूल से लेकर खाद तक सारी बातों की जानकारी देंगे। जो किसान भाई ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे उपयुक्त होता है कि आप OWDC का और गाढ़ा गौमूत्र का प्रयोग करें। जो लीफ कर्ल वायरस का अटैक होता है वो OWDC बेस्ट डीकम्पोज़र के द्वारा ख़त्म किया जा सकता है। और इसके साथ अगर आप इन्हेंसर गाढ़ा गौमूत्र का प्रयोग करते हैं तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इसका प्रयोग हमने पूर्व में कर रखा है। जो OWDC और इन्हेंसर हैं वो डॉक्टर कृषि चंद्र जी के द्वारा बनाया हुआ है। ये एक गाय का जो अर्क होता है उससे बना हुआ है, जो गाय का मूत्र है उसके अर्क से बना हुआ है, तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ कि हम पपीते की खेती के साथ में सह फसल कौन सी लगा सकते हैं। तो सह फसल के तौर पर आप सोयाबीन की, बीन्स की, मटर, धनिया, मिर्ची, पालक और प्याज, लहसुन, इन तमाम तरह की फसलों का चयन कर सकते हैं। और इसी के साथ में आप गेंदा ज़रूर लगाएं। जब भी आप पपीते का बाग लगाते हैं तो उसकी चारों तरफ, पपीते के चारों तरफ जो होता है बाउंड्री, उस बाउंड्री पर आपको गेंदे का फूल ज़रूर लगाना चाहिए। गेंदे लगाने से सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा बेनिफिट ये मिलेगा कि जो गेंदा होता है वो निमाटोड की समस्या को ख़त्म करता है। तो इसीलिए पपीते की फसल में सह फसल के तौर पर सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में लिया जाता है वो गेंदे का फसल लिया जाता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई तमाम जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और हमारी तरफ से दी गई जानकारी में कुछ त्रुटियाँ या कुछ समस्या हैं तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, ताकि इस तरह की तमाम जानकारियाँ हम और नई नई जानकारियाँ जुटा सके और आप तक पहुंचा सके। इसी के साथ विदा लेता हूं। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।